ढंग से पढ़ लो। A friend in need is friend indeed. 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 Ding na ding na ding na dang. Ding no ding no ding dong dong. Ding no ding no. इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे? अगर इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे ना तो जिंदगी भर अंग्रेजी पढ़ते रह जाओगे, हर एक हर्फ नहीं आएगा। अरे अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल की बात है कि जो चाहे पढ़ ले? नहीं, ऐरा गहरा नत्तू कहरा सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते। अरे यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती है, खून जलाना पड़ता है अपना, तब जाकर ये विधा आती है। और आती भी क्या है, कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान शुद्ध अंग्रेजी में लिख नहीं सकते। अरे बोलना तो बहुत दूर की बात है। और मैं कहता हूँ कि तुम कितने बड़े लोग हो जो मुझे देखकर भी समझ नहीं लेते। और मैं कितनी मेहनत करता हूँ, तुम अपनी आंखों देखते हो और नहीं देखते तो तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। अरे इतने मेरे तमाशे होते हैं, तुमने मुझे कभी देखने जाते देखा? रोज हॉकी के क्रिकेट के मैच होते रहते हैं, मैं पास तक नहीं भटकता, बस पढ़ता रहता हूँ और उस पर भी एक एक दर्जे में 2-2, 3-3 साल लगा देता हूँ। फिर तुम क्या ऐसा करते हो? यूं खेल कूद में वक्त दबाकर पास हो जाओगे। अरे मुझे तो चलो एक तो साल ही लगते हैं, तुम तो सारी उम्र एक ही दर्जे में पढ़े सड़ते रहोगे। और इस तरह उम्र गंवानी है ना तो एक काम करो, गाँव चले जाओ, वहाँ मजे में गुल्ली डंडा खेलो। क्यों दादा की गाड़ी कमाई के रुपए को बर्बाद कर रहे हो? भाई साहब जाओ और सुनो, आने का वक्त हो गया है, मैं ऐसा जाना सीखा। मैंने की है, लेकिन इतनी लटार कौन सा है? भाई साहब ना उपदेश देने की कला में निपुण है। ऐसी ऐसी लगती बातें कहते हैं, ऐसे ऐसे शुक्ति बाण चलाते हैं कि जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और हिम्मत टूट जाती है। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में नहीं पाता हूँ और इस निराशा से उदास होकर ये सोचने लगता हूँ कि क्यों ना मैं घर चला जाऊं। अरे जो काम मेरे बूते के बाहर है उसमें हाथ डालकर अपनी जिंदगी खराब क्यों करूं? मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर है, लेकिन इतनी मेहनत से तो मुझे चक्कर आने लगते हैं। चक्कर। और घंटे 2 घंटे बाद निराशा के बादल छट जाते हैं और मैं ये इरादा कर लेता हूँ कि आज से जी लगाकर पढ़ूंगा और ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा जिससे भाई साहब की लताड़ सुननी पड़े। चटपल एक टाइम टेबल बना डालते हैं। क्यों? अरे भाई, बिना कोई नक्शा बनाए, बिना कोई स्कीम तैयार किए कोई काम कैसे शुरू किया जाए? चलो टाइम टेबल बनाते हैं। चलो सुनो, टाइम टेबल में खेलने का समय कौन सा रहेगा? अरे टाइम टेबल में खेलने का कोई समय नहीं होता, बस पढ़ना 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 और पढ़ना। प्रातः काल उठना, सुबह 6 बजे उठकर हाथ मुंह धोकर पढ़ने बैठ जाना। 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब, 9 से 9:30 तक इतिहास और फिर भोजन, फिर स्कूल। चलो स्कूल चलो। और 3:30 बजे स्कूल से वापस आकर आधा घंटा आराम। उठो। 4 से 5 भूगोल, 5 से 6 तक ग्रामर और 6 से 6:30 बजे तक आधा घंटा हॉस्टल के बाहर टहलना बड़े भाई साहब के तरह। और 6:30 से 7 बजे तक अंग्रेजी कॉम्पोजिशन और फिर भोजन करके 8 से 9 बजे तक अनुवाद। 9 से 10 बजे तक हिंदी
नहीं है क्या? छोड़ो यार, क्या हुआ? मैं नहीं पढ़ रहा। क्यों? टाइम टेबल बना लेना एक अलग बात है, लेकिन उस पर अमल करना दूसरी बात। पहले ही दिन से अंग्रेज में शुरू। हाँ, कौन बुलाए मैदान की वो सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के वो झोंके, फुटबॉल की वो उछल कूद, और कबड्डी के वो दाव घास है, कबड्डी 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 कबड्डी, वॉलीबॉल की वो तेजी और फुर्ती। मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से अपनी ओर खींच ले जाती है। मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। वो जानलेवा टाइम टेबल, वो आँख फोड़ किताबें, किसी की याद नहीं रहती। और भाई साहब को नसीहत और फजीयत का मौका मिल जाता है। भाई साहब, मैं उनके साए से भी भागता, उनकी नजरों से दूर रहने की कोशिश करता, कमरे में इस तरह दबे पांव अंदर जाता कि भाई साहब को खबर ना हो। भाई साहब की नजर मुझ पे पड़ी और मेरी जान निकली। सदैव सर पर एक नंगी तलवार लटकती हुई प्रतीत होती। टंग 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 टंग। लेकिन जिस तरह मौत और विपत्ति के बीच आदमी मोह माया के बंधन में जकड़ा रहता है, मैं भी भाई साहब की फटकार और घुड़कियां खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार नहीं कर सकता हूँ। अरे सालाना इम्तिहान। अरे हाँ, सालाना इम्तिहान भी तो है। चलो चलो चलो। भाई साहब, हाँ जी। रिजल्ट देखने गए थे। अरे हाँ, रिजल्ट भी तो था। क्या हुआ? भाई साहब वो भाई साहब वो यानी कि तुम फेल हो गए और घूमो इन हमारे लड़कों के साथ। भागो ऐसे। खेलो इनके साथ जाके कंचे गुल्ली डंडा। हो गए फेल, लग गई चोट। अब जाओ वहां बैठ के पढ़ो। और मैं रिजल्ट देखने जा रहा हूँ। भाई साहब, आपको रिजल्ट देखने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो हो गए पास, उस दर्जे में अव्वल आया है और फेल हुए हैं। क्या इन लोगों ने क्या बोला? भी जी भाई साहब, आप फेल हो गए। अब तो तेरे और तेरे भाई साहब के बीच में 2 ही साल का अंतर रह गया। हाँ यार, सही कह रहा है जी। मैं आ रहा भाई साहब को आड़े हाथों लूं और कहूं, कहाँ गई आपकी वो घोर तपस्या? मुझे देखिए, खेलता कूदता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी आया हूं। लेकिन यार, भाई साहब इतने दुखी और उदास है कि मुझे तो उनसे दिली हमदर्दी हो रही है और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ रहा है। हाँ, अब मुझे अपने पर कुछ अभिमान हुआ है और आत्मसम्मान भी बढ़ा है मेरा। और भाई साहब ने फिर से फजीयत की तो क्या दिल मजबूत है? साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा बड़ा तीर मार लिया? मुझे देखिए, खेलता कूदता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूँ। अरे भाई साहब, कौन जबान से हेकड़ी जताने का साहस तो है नहीं, वो बातें करता बड़ी बड़ी। ये भाई साहब, वो भाई साहब। हाँ यार, लेकिन मेरे रंग से साफ जाहिर हो जाता है कि भाई साहब का वो आतंक मुझ पे नहीं रहा और भाई साहब ने इसे भांप लिया है। उनकी सहज बुद्धि बहुत ही तीव्र है। अच्छा छोड़ो ये सब। हाँ। गुल्ली डंडा खेलते हैं। पहल मेरी। ना ना ना, पहल मेरी ना, पहल मेरी, पहल मेरी ना, मेरी रहेगी। देखो, गुल्ली भी मेरी, डंडा भी मेरा और पहल भी मेरी। नहीं, पहल मेरी। ना ना, फिर मैं नहीं खेलना। लेते चल बुक लेते। बता। आए आए आए। चलो मारो। नहीं लगा। अब देखना, ये टूट गया सीधे विदेश। जाओ खाता ला। मिला। अरे जाओ लेकर आओ ना। तेरी गुल्ली है ना?
हाँ तू ही ला। जाओ तुम लेकर आओ। मैं क्यों लाऊं? अरे लेकर आओ, मैं तो खेल रहा हूँ। हाँ तो सुबह से तुम ही तो खेल रहे हो, हमारी बारी आई। अरे हाँ, भोर का सारा समय तो मैंने गुल्ली डंडे की वेट कर दिया। अब भाई साहब हॉस्टल में बैठे होंगे तलवार खींच के और टूट पड़ेंगे मुझ पे। क्या करूं? तू डांट खा, हम खाना खाते हैं। चलो आज उड़न खटोले से चलो। उड़न खटोले से क्या? देखता हूँ इसका पास हो गए हो, दर्जे में अव्वल आ गए हो, तो जनाब में तो दिमागी हो गया है। मगर भाईजान घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं रहा। तुम्हारी हस्ती क्या है? अरे इतिहास में तुमने रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा। उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश ले लिया या बस यूं ही पढ़ गए? अरे महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं है, असल चीज है बुद्धि का विकास। जो पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था, ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बढ़ा हुआ है, पर उन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार के अनेकों राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार भी नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है। मगर रावण चक्रवर्ती राजा था। संसार के सभी महिम उसे कर देते थे। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे। अरे आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। मगर उसका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसका नाम और निशान तक मिटा दिया। अंत में उसे एक चुल्लू पानी देने वाला नहीं बचा था। इंसान जो कुकर्म चाहे करे, पर अभिमान ना करे। इतना है ना, अभिमान किया और दीन दुनिया से गया। शैतान का आदमी पढ़ा होगा, पढ़ा ही नहीं पढ़ा। उसको यह अभिमान था कि ईश्वर का उससे बड़ा सच्चा भक्त और कोई नहीं है। उसका अंत क्या हुआ? सीधे स्वर्ग से नर्क में धकेल दिया गया। शायद रूम ने भी एक बार अहंकार किया था, भीख मांग मांग कर मर गया। और अभी तो तुमने केवल एक ही दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया, तब तो तुम बढ़ चुके आगे। ये समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से पास नहीं हो, बल्कि अंधे के हाथ बटेर लग गई है। और अंधे के हाथ बटेरे की बार लगती है, बार बार नहीं। अरे अंधा चोट निशाना तो गुल्ली डंडे में भी लग जाता है, और उससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं बनता। सफल खिलाड़ी तो वो है जिसका कोई निशाना ना चूके। अब तुम मेरे फेलों पे मत जाओ। तो मेरे दर्जे में आओगे ना तो दांतों पसीना आ जाएगा। जब अलजेब्रा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे, जब इंग्लिस्तान का इतिहास रटना पड़ेगा। बादशाहों के नाम याद रखना क्या आसान है? अरे 8 हेनरी गुजरे, 8 कौन से हेनरी के समय में कौन सा कांड हुआ ये याद रखना क्या आसान है? अरे हेनरी 8वें की जगह हेनरी 7वां लिखा तो सारे नंबर कट। सिफर भी नहीं मिलेगा, सिफर भी। वो किस ख्याल में? और दर्जनों तो जेम्स हुए और दर्जनों विलियम और गॉडियो चार्ल्स। दिमाग चक्कर खाने लग जाता है, आंधी रोग हो जाता है, आंधी रोग। इन अभागों को तो नाम भी नहीं सूझते थे। एक ही नाम के आगे 2 यम 3 यम 4 यम 5 यम लगाते चले गए। अरे मुझसे पूछते, मैं इन्हें 10 लाख नाम गिना देता। और ज्योमेट्री तो बस खुदा की पनाह। आबा जा की जगह आजा बा लिखा तो सारे नंबर कट। अरे कोई निर्दयी मुमतहिनों से क्यों नहीं पूछता कि आप आजार आजा बा में क्या फर्क है? क्यों व्यर्थ की बात में छात्रों को खून करते हो? अरे दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन नहीं, इन परीक्षकों को तो वही चाहिए जो किताब में लिखा है। ये चाहते हैं कि छात्र अक्षर रट डाले और इसी रटंत का नाम विद्या रट छोड़ा है। अब मुझे एक बात बताओ, इस पैर की बात को पढ़ने से क्या फायदा कि इस लेखा पर वो लंब गिरा दो तो आधार लंब से दुगना होगा, पूछे इससे प्रयोजन? अरे भाई दुगना हो या चौगुना या आधा ही रह जाए मेरी मदद से। लेकिन अगर आपको परीक्षा पास करनी है तो सारी खुराफातें याद करनी पड़ेंगी। कह दिया जाता है कि समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। अब आप कॉपी सामने खोले, कलम को हाथ में लिए, उसके नाम को रोइए।
अरे कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है। इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, दूसरों को स्पेशल होने लगता है और उसके कारोबार में तरक्की होती है। अब इस जरा सी बात को कुछ 4 पन्नों में कैसे लिखे? जो बात एक वाक्य में कही जा सकती है उसे 4 पन्नों में लिखने की क्या जरूरत? मैं तो इसे हिमाकत समझता हूँ। ये समय की किफायत नहीं है, बल्कि इसका दुरुपयोग है कि व्यर्थ में किसी बात को ठूस दिया जाए। अरे हम चाहते हैं कि आदमी को जो कुछ कहना है चटपट कहे और अपनी राह ले, मगर नहीं, आपको तो 4 पन्ने रंगने पड़ेंगे, चाहे जैसे भी रंगिए। और पन्ने भी पूरा पुलिस के प्रकार के। इसलिए ये कहा जाता है कि समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। फिर संक्षेप में इनके 4 ही पन्ने हुए, नहीं शायद 100-200 पन्ने लिखवाते। तेज भी दौड़िए और धीरे भी, है उल्टी बात है कि नहीं? बताओ। देखा, इतनी सी बात एक बालक को भी समझ में आती है, लेकिन इन अध्यापकों को इतना भी तमीज नहीं। और ऊपर से दावा है कि हम अध्यापक हैं। लाला, जब मेरे दर्जे में आओगे ना तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे, तब तुम्हें पता चलेगा आटे दाल का भाव। इस दर्जे में पास हो गए हो तो तुम्हारे पैर जमीन पे नहीं रखते। तुमसे बड़ा हो, दीन दुनिया का तुमसे ज्यादा तजुर्बा है, इसलिए जो कहता हूं उसे ग्रह बांध दो, वरना पछताओगे। स्कूल नहीं जाएगा क्या? ठीक है, जाओ, स्कूल का वक्त हो गया। आज क्यों तो ताड़ पड़ रही थी? अरे वो तो स्कूल का समय निकट था, नहीं ईश्वर जाने ये उपदेश माला कब समाप्त होती। भोजन किया? आज तो भोजन भी निस्वाद लग रहा है। जब पास हो जाने पर इतना तिरस्कार हो रहा है तो फेल हो जाने पर तो जान ही ले ली जाएगी। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र मेरे सामने खींचा है ना, उनसे मैं भयभीत हो गया हूँ। कैसे हॉस्टल छोड़ के घर नहीं जा रहा हूँ, यही ताज्जुब है। लेकिन इतने तिरस्कार पर भी ना मेरी पुस्तकों में अरुचि ज्यों की त्यों बनी हुई है। थोड़ा बहुत पढ़ लिया करना। पढ़ता तो हूँ, उतना ही कि रोजाना का टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील ना होना पड़े। अपने पर जो विश्वास पैदा हुआ था वो धीरे धीरे फिर लुप्त हो गया और फिर चोरों का सा जीवन कटने लग गया है। अरे सुनो, अरे सालाना इम्तिहान। अरे हाँ, सालाना इम्तिहान तो है। चलो चलो चलो। भाई साहब, हाँ रिजल्ट देख रहे हैं? हाँ हाँ, मैं देखूं? मैं पिछली बार आपने ही देखा था। मैं आओ, आगे से। और फिर कुछ ऐसा हुआ कि भाई साहब फिर से फेल हो गए। और मैं फिर से पास हो गया। दर्जे में अव्वल आया हूँ। अरे यार, मैंने बहुत ज्यादा मेहनत तो नहीं की थी, न जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। मुझे अचरज हो रहा है। उधर भाई साहब ने प्राणांत तक परिश्रम किया था, कोर्स का एक एक शब्द चढ़ गए थे, सुबह शाम दिन रात पढ़ते रहते थे। मुद्रा कांतिहीन हो गई थी, मगर बेचारे फेल हो गए। नतीजा सुनाया गया तो भाई साहब रो पड़े। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब। और मैं भी रोने लगा। भाई साहब के साथ अगर मैं भी फेल हो जाता तो उन्हें इतना दुख ना होता। लेकिन अब विधि की बात को कौन टाले? लेकिन सुनो, अब तो तुम्हारे और तुम्हारे भाई साहब के बीच में 1 ही साल का अंतर रह गया। हाँ, सही कह रहे हो तुम। मेरे मन में एक खुदी भावना उदय हो रही है। क्या? तेरे भाई साहब एक बार और फेल हो गए, फिर तो तुम दोनों एक ही क्लास में आ जाओगे। सही कह रहा हूँ, बिल्कुल। नहीं 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 नहीं, हमें अपने इस कमीने विचार को अपने दिल से बलपूर्वक निकाल फेंकना चाहिए। फेंको, फेंको।
मैं भी फेंक देता हूँ। अच्छा बताओ क्यों? आखिर मेरे बड़े भाई साहब मुझे मेरे भले के लिए तो डांटते हैं। हाँ, मुझे बुरा जरूर लगता है, लेकिन शायद ये उनके उपदेशों का ही परिणाम है कि मैं हर दर्जे में दनादन पास होता जा रहा हूँ, वो भी इतने अच्छे नंबरों से। अच्छा ठीक है, हाँ। चलो क्रिकेट खेलते हैं। हाँ, बैट मेरा, बैट आज मेरी ना, बैट नहीं, आज मेरी। बैट मेरा तो नहीं मेरी। बैट मेरा नहीं। ना। अगर आज मुझे पहल नहीं मिली ना तो मैं किसी को खेलने नौटंकी बहुत खेलता है। तुम खेल लो, बॉलिंग करो, चलो। कैच भाई साहब नमस्ते। आज तो भाई साहब ने कुछ भी नहीं कहा। हाँ, अब की भाई साहब बहुत कुछ नर्म पड़ गए। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने बहुत ही धीरज से काम लिया है। शायद वो खुद समझने लग गए कि मुझे डांटने का अधिकार अब उन्हें नहीं रहा, या रहा भी हो तो बहुत कम। मेरी स्वच्छता बढ़ी और मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा हूँ। मुझे कुछ ऐसी धारणा हो रही है कि मैं तो पास हो ही जाऊंगा, पढ़ूं या ना पढ़ूं, मेरी तकदीर बलवान है। इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था ना, अब तो वो भी बंद हुआ। तुम अगर थोड़े लंबे होते ना तो पकड़ लेते तुम उसको। हाँ, कोई बात नहीं। अब मुझे एक नया शौक पैदा हुआ है। क्या? कनकौवे उड़ाने का। अब तो दिन का सारा समय पतंगबाजी की भेंट कर दिया करेंगे, ठीक है? लेकिन सुनो, मैं भाई साहब का अब भी अदब करता हूँ और उनकी नजरों से बचकर ही हम लोग पतंग उड़ाया करेंगे, ठीक है? मांझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां, सारी समस्याएं गुप्त रूप से हल होनी चाहिए। मैं भाई साहब को ये संदेह नहीं होने देना चाहता कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नजरों में कम हो गया है। अरे एक बार एक दिन शाम के वक्त हॉस्टल से दूर में बेतहाशा एक पतंग लूटने के लिए दौड़ा चला जा रहा था। आंखें आसमान की तरफ, मन उस आकाशगामी पति की तरफ जो मंद गति से अपने पतन की ओर बढ़ रहा है। मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने चली आ रही हो। बालकों की एक पूरी सेना लगे और जोरदार बांस लिए उस पतंग का स्वागत करने के लिए दौड़ी चली जा रही थी। किसी को अपने आगे पीछे की कोई खबर ना थी। सब मानो उस पतंग के साथ उड़ रहे हो। जहाँ सब कुछ समतल है, न मोटर गाड़ी, न ट्राम, न गाड़ियां। मैं पकड़ रहा हूँ, रुक जा। इन बाजारों लड़कों के साथ ढेले के कनकौवे के लिए दौड़ते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? और अब तुम्हें इस बात का भी लिहाज नहीं कि तुम नीची जमात में नहीं हो बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो। मुझसे केवल एक दर्जा नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन की ज्ञान होना चाहिए। एक जमाना था जब लोग 8वीं जमात पास करके नायब तहसीलदार बन जाते थे, और मैं कितने ही मिडिलचियों को जानता हूँ जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट और सुप्रिंटेंडेंट हैं, और कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे समाचार पत्र के संपादक और लीडर हैं। बड़े बड़े विद्वान उनकी महातती में काम करते हैं, और तुम उसी 8वें दर्जे में आकर इन बाजारू लड़कों के साथ ढेले के कनकौवे के लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी इस कमकनी पर दुख होता है। अरे तुम सही हो, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो जहन भी किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले।
तुम अपने दिल में सोचते होगे कि मैं भाई साहब से मैं एक ही दर्जा तो नीचे हूँ और भाई साहब को मुझे कुछ कहने का अधिकार ही नहीं रहा। गलत सोचते हो, वहम है तुम्हारा। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और तुम चाहे यार मेरे ही दर्जे में क्यों ना आ जाओ। और परीक्षकों का यही हाल रहा तो हो सकता है अगले साल तुम मेरे सबका शाह बैठो और उसके अगले साल मुझसे आगे निकल जाओ। लेकिन मुझ में और तुम में जो 5 साल का अंतर है ना, उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। जो दीन दुनिया का मुझे तजुर्बा है ना, तुम उसकी बराबरी कर ही नहीं सकते। तुम चाहे आज एमए, डीफिल, डीडीडी क्यों ना आ जाओ। अरे समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती है। हमारी अम्मा ने कौन सा दर्जा पास किया है और दादा भी 5वीं के आगे नहीं पढ़े हैं, लेकिन उन्हें हमें समझाने का अधिकार रहेगा। अरे इसलिए नहीं कि वो हमारे जन्मदाता है, बल्कि इसलिए कि उन्हें हमसे ज्यादा ज्ञान है। अरे अमेरिका में किस प्रकार की राज्य व्यवस्था है, या आसमान में कितने नक्षत्र हैं, या 8वें अंडे ने कितने विवाह करे, ये शायद उन्हें ना पता हो। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे ज्यादा है। देर ना करे कि मैं आज बीमार पड़ जाऊं तो तुम्हारे हाथ पांव भूल जाएंगे। दादा को तार देने के अलावा तुम्हारे पास कोई दूसरा चारा नहीं बचेगा। लेकिन तुम्हारी जगह दादा हो तो वो ना घबराएंगे, ना बदहवास होंगे और ना ही किसी को तार भेजेंगे। वो सबसे पहले मर्ज पहचानेंगे और उसका इलाज करेंगे, और उसमें कामयाब नहीं हुए तो डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो बहुत बड़ी चीज है। हम तुम तो ये भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीने भर कैसे चले। जो कुछ दादा बेचते हैं उसे हम 20-22 दिन में खत्म कर देते हैं और नाश्ते को तरस जाते हैं, 2 पैसे नाई से मुंह चुराने लग जाते हैं। लेकिन आज हम तुम जितना खर्च करते हैं ना, उतने में अपने दादा ने एक जिंदगी का अपना बड़ा भाग नेक नामी और इज्जत से निभाया है और एक कुटुंब का पालन किया है जिसमें कुल मिलाकर 9 लोग थे। अपने हेडमास्टर साहब को ले लो, एमए है कि नहीं, और यहाँ के एमए है, ऑक्सफोर्ड के एमए है। पहले घर का खर्च खुद चलाते थे, खर्च पूरा नहीं पड़ता था, कर्जदार रहते थे। लेकिन उनके घर का खर्च जब से उनकी बूढ़ी माता जी ने संभाला है, मानो घर में लक्ष्मी आ गई हो। अब यहाँ पर उनकी डिग्री फेल हो गई तो हो गई। इसलिए कहता हूँ तो तुम्हारे दिल में वहम आ गया है ना कि तुम मेरे समीप आ गए हो और मुझे तुम्हें कुछ कहने का अधिकार नहीं रहा और तुम आजाद हो, तो इसे अपने दिल से निकाल दो। तुम ऐसे नहीं माने ना तो फिर मैं इसका भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। मुझे मालूम है मैं मेरी ये बातें ना जहर लगती होंगी। नहीं भाई साहब, मैं आपकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हूँ और सचमुच मुझे अपनी लघुता का अनुभव हो रहा है और आपके प्रति मेरे मन में श्रद्धा भी उत्पन्न हुई है। आप जो कुछ भी फरमा रहे हैं वो बिल्कुल सच है और उसे कहने का आपको पूरा अधिकार है। मैं तुम्हें खेलने के लिए मना नहीं करता। अरे मेरा भी मन ललचाता है कि मैं गुल्ली डंडा खेलूं, कंचे खेलूं, पतंगबाजियां करूं। लेकिन अगर मैं खुद बेराह चलूंगा तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूंगा? ये जिम्मेदारी भी तो मेरे सर है। दो लटक रही है, आप लंबे पकड़ लीजिए। भाई साहब मुझे दीजिए, मैं उड़ाऊंगा। अरे अरे भाई साहब संभालिए, गिर जाएगी गिर जाएगी। आओ ये आओ, चलो आओ। शुक्रिया साथियों।